आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं करप्शन एक्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर सेकेंड को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे समय ना लेते हुए मैं चैप्टर सेकेंड को स्टार्ट करूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कि सेक्शन 3 से लेकर के 6 तक दिए गए, डिफाइन किए गए यहाँ पर। और सबसे पहले मैं इसका एक शॉर्ट व्यू आपको दिखाना चाहूंगा, जरा नजर डालिएगा जल्दी से। देखिए सेक्शन 3 पर एक बार नजर डालते हैं। पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। और में जरा ध्यान दीजिएगा, केस ट्रायबल बाय स्पेशल जजेस, यानी कि विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण। सेक्शन 5 पर नजर डालिए, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज, विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया। सेक्शन 6 पर नजर डालते हैं, पावर टू ट्राई समरली, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर सेकेंड को आप पढ़ रहे हैं, जो कि सेक्शन 3 से लेकर के 6 तक डिफाइन किया गया है। आपको ऐसे ही ये याद करना है, क्योंकि इसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं, जो न्यू सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं, जनरली आप उनमें देखेंगे कि सीधे सीधे सेक्शन से ही क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। जहां पर क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन का हो या 150 क्वेश्चन का हो, तो थोड़ा सा 4-5 की जगह मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन तक का ऐसा रेशियो हो सकता है। तो आपको ना इस टाइप से थोड़ा सा इसको याद करना, सभी को ध्यान देना है। चलिए गए सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन फर्स्ट और सेकेंड आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए जरा हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। चैप्टर सेकेंड पर नजर डालिए, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पर सेक्शन 3 पर नजर डालते हैं, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। सब सेक्शन फर्स्ट पर देखिए, यहाँ कहा गया कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, ऐसे मामलों या मामलों के समूहों के लिए, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, जैसा वह आवश्यक समझे, निम्नांकित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है। किस किस के लिए? तो यहाँ पर देखिए का और खा जो दिए गए, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए। और सेकंड पर जरा ध्यान दीजिए, खा पर, खंड खा में विहित अपराधों के घटित करने के लिए, किसी षड्यंत्र दुष्प्रेरण का प्रयास करने के लिए। और यहाँ सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए, कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तब तक अर्ह ना होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ना हो या रह ना चुका हो। तो ये इसकी टर्म्स कंडीशन थी कि विशेष न्यायाधीश किस किस को नियुक्त कर सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि जो विशेष न्यायाधीश है वो कौन हो सकते हैं। तो क्लोज फर्स्ट पर नजर डालें, कहा गया कि केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार। और कैसे नियुक्त करेंगे? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, ऐसे मामलों या मामलों के समूहों के लिए, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए और जैसा वह आवश्यक समझे, निम्नांकित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकते हैं यहाँ पर? एक तो केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। और कैसे निकालेंगे? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। और कैसे? ऐसे क्षेत्र या किसी क्षेत्रों के लिए, ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, जैसा वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करें, प्रेस्क्राइब करें, उसके अनुसार वो कर सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, का और खा यहाँ पे 2 पॉइंट दिए थे, और जिसमें कहा गया कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए। इस अधिनियम को आप कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। जैसे कि यहाँ लिखा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। हाँ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी दंडनीय अपराध हैं उनका विचारण कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, खंड का में विहित अपराधों के घटित करने के लिए, जो आपने ये काम में पढ़ा, काम में क्या पढ़ा, जो करप्शन एक्ट है, इसमें जितने भी अपराधों को दंडित करने के लिए प्रोविजंस किए गए हैं, उनके लिए अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है, दुष्प्रेरण करता है या उसके प्रयास करता है,
तो इन तीनों ही कंडीशन में उनके लिए क्या नियुक्त करेंगे, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्लियर है गाइस इतना। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लोज सेकंड पर एक नजर डालते हैं। कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तब तक अर्ह ना होगा, कब तक वो एलिजिबल नहीं होगा, जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ना हो या ना रह चुका हो। तो ये आवश्यक एक एलिजिबिलिटी है कि विशेष न्यायाधीश उसे ही नियुक्त किया जा सकता है जो या तो सत्र न्यायाधीश हो, अपर सत्र न्यायाधीश हो, या फिर सहायक सत्र न्यायाधीश हो, या फिर वो पहले इस पोस्ट को होल्ड कर चुका हो, यानी कि पहले इन न्यायाधीशों में से कोई रह चुका हो, उनको ही विशेष न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। ये सेक्शन आप 3 पढ़ रहे थे। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चैप्टर सेकेंड पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। सेक्शन 3 पर नजर डालिए, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। स्पेशल जजेस को कैसे नियुक्त किया जाएगा। सेक्शन 3 सब क्लोज फर्स्ट पर नजर डालिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। कैसे, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल करके अपॉइंट एज मैनी स्पेशल जजेस एज मे बी नेसेसरी, जितने आवश्यक हों उतने स्पेशल जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कौन कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर सच एरिया और एरियाज, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए या कई क्षेत्रों के लिए भी कर सकते हैं। फॉर सच केस, किसी एक केस के लिए भी किया जा सकता है, और ग्रुप ऑफ केसेस के लिए, और जहां पर कई केस हो उनके लिए भी। एज मे बी स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन, जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड किया गया हो। टू ट्राई द फॉलोइंग ऑफेंस, नेमली, कौन कौन से ऑफेंस हैं, ए एंड बी। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर में कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल हो। और दूसरा सेकेंड यहाँ पे बात की गई, एनी कंस्पायरेसी टू कमिट और एनी अटेम्प्ट टू कमिट और एनी अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, जो क्लोज ए में कोई भी ऑफेंस स्पेसिफाई किया गया हो, और या फिर कंस्पायरेसी के लिए कमिट किया गया हो, या अटेम्प्ट किया गया हो, या किसी अबेटमेंट के लिए। अबेटमेंट की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 107 आईपीसी में, वही डेफिनेशन यहाँ पर भी वैलिड होगी। तो यहाँ पर आपने देखा सेक्शन 3 सब क्लोज फर्स्ट आप यहाँ पर पढ़ा रहे थे, जिसमें आपने देखा कि पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, ये आपने पढ़ा हुआ। कौन कर सकता है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब क्लोज 2 पर एक नजर डालते हैं। A person shall not be qualified for appointment as a special judge. जज के लिए कौन कौन क्वालिफाइड होगा उसके बारे में यहाँ पे प्रोविजंस की जा रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कहा गया, अंडर दिस एक्ट अनलेस ही इज और हैज बीन अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और एन असिस्टेंट सेशन जज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो कौन कौन ना रह चुका हो, जो सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज ना रह चुका हो, वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा। किसके लिए, स्पेशल जज के लिए, वो उसको स्पेशल जज नहीं बनाया जाएगा। और वही व्यक्ति स्पेशल जज के लिए एलिजिबल होंगे जो सेशन जज रह चुका हो, या एडिशनल सेशन जज रह चुका हो, या असिस्टेंट सेशन जज रह चुका हो। सब सेक्शन 4 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 4 में यहाँ पर बात की गई केसेस ट्रायबल बाय स्पेशल जज। स्पेशल जज कौन कौन से केसेस की सुनवाई करेंगे, यानी कि ट्रायल करेंगे। तो जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 4 पर हम नजर डालते हैं। यहाँ पर कहा गया कि विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण
कौन कौन से ऐसे केस होंगे जिनका विचारण विशेष न्यायाधीशों के द्वारा किया जाएगा। सब क्लोज फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 सब क्लोज फर्स्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का संख्यांक 2 में यह तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकरणों का विचारण विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा। क्या कहा गया कि धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकरणों का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? विशेष न्यायाधीशों के द्वारा। तो 3(1) में क्या बताया गया था? 3(1) में कहा गया था कि ऐसे मामलों या मामलों के समूहों के लिए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उन अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए, और खा में कहा गया कि जो काम में विनिर्दिष्ट किए गए इस एक्ट में जितने डिफाइन किए गए उनके लिए कोई षड्यंत्र करता है, दुष्प्रेरण करता है या उनका प्रयास करने के लिए है तो इसके लिए वो ट्रायल कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। कौन कर सकता है? विशेष न्यायाधीश। कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 4 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज 2 में एक बार नजर डालते हैं। यहां कहा गया कि धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का विचारण उस क्षेत्र के लिए नियुक्त या उस अपराध के विचारण के लिए नियुक्त या यथास्थिति विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। या उस क्षेत्र में यदि एक से अधिक न्यायाधीश हैं तो उस न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जो 3(1) धारा 3(1) है उसमें विनिर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का विचारण उस क्षेत्र के लिए नियुक्त या उस अपराध के विचारण के लिए नियुक्त या यथास्थिति विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, या उस क्षेत्र में यदि एक से अधिक न्यायाधीश हैं तो उस न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। जैसा कि केंद्र सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे वैसे ही किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस पर एक नजर डालिए। कौन सी धारा में? 3(1) में जो ऑफेंसेस की बात की गई है, या उस क्षेत्र के लिए मान लीजिए कोई एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया या उस क्षेत्र में कई न्यायाधीश किए गए, तो जैसा यहाँ केंद्र सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे कि किस ऑफेंस के लिए कोई पर्टिकुलर न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया गया तो वो ऑफेंस पर्टिकुलर न्यायाधीश पर ही जाएंगे, या उनमें से कोई एक जिसको केस ट्रांसफर किया जाए वो ऐसे सुनवाई कर सकता है। सब क्लोज 3 पर एक बार नजर डालिए। अगर किसी मामले के विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त ऐसे अपराधों की सुनवाई भी कर सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उस अभियुक्त पर उस विचारण के साथ अधिरोपित किए जा सकते हैं। देखिए इस एक्ट की तो सुनवाई होगी और इसके साथ साथ दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग भी अगर कोई केस रजिस्टर्ड किया गया है तो उसकी भी सुनवाई इसके साथ ही वो मजिस्ट्रेट कर सकेंगे, जो यहाँ पर स्पेशल केस में ये स्पेशल जज बनाए गए हैं जो यहाँ पर ये सुनवाई कर रहे हैं, वो भी इसमें सुनवाई कर सकते हैं। आप चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग। सब क्लोज 4 पर एक नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी किसी अपराध के लिए विचारण यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उक्त विचारण 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाता है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अपने डायरेक्ट पर आपको कुछ एक नोट लिखना है, इस सेक्शन के बाद करना है। तो देखिए यहाँ पर जो विचारण किया जाएगा वो कितने टाइम में किया जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये वीआईपी है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइम पीरियड का बाउंडेशन है, कितने टाइम पीरियड में केस की सुनवाई होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्गत किसी बात के होते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता में भले ही टाइम पीरियड ज्यादा हो लेकिन फिर भी
यहाँ पर इस केस के संबंध में, इस एक्ट के संबंध में, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो कहा गया है, इस एक्ट के संबंध में अगर कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन को बोल रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी किसी अपराध के लिए विचारण यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा। दैनिक आधार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा समय न लेते हुए डे बाय डे पर सुनवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उक्त विचारण 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाता है। कितना टाइम पीरियड के अंदर, जल्दी से देखो कितना लिखा हुआ है, 2 वर्ष की अवधि के भीतर। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लो 2 वर्ष में नहीं हो पाया तो फिर कितना टाइम होगा, तो वहां कहा गया कि परंतु जहां विचारण उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता है वहां विशेष न्यायाधीश ऐसा हो पाने के कारणों को लिखबद्ध करेगा कि क्यों नहीं हो पाया, और फिर उसके बाद में जो टाइम पीरियड होगा तो एक बार में कितना टाइम पीरियड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा गया है कि परंतु यह और की उक्त अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक समय में 6 मास से अनधिक आगे कितने समय का टाइम पीरियड बढ़ाएंगे। पहले तो कहा गया 2 इयर्स में कंप्लीट करेंगे और नहीं हो पाया तो प्लस 1 टाइम में 6 मंथ का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब मान लो अगले 6 मंथ में भी नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, और अवधि के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो विस्तारित किया जा सकेगा, तथापि उक्त अवधि विस्तारित अवधि सहित सामान्य रूप से कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। मैटर समझ में आया। पहले कहा गया कि जो टाइम पीरियड है वो 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए सुनवाई, और फिर कहा गया कि जब 2 इयर्स में ना हो तो 6 महीने और बढ़ा सकते हो, पर एक बार में 6 महीने। फिर कहा गया कि मैक्सिमम टाइम जो है ना वो 4 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लो 2 साल में अगर विचारण पूरा कंप्लीट नहीं होता फिर एक बार में 6 मंथ बढ़ा लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट को वो कारण लिखने होंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, कोई विशेष कारण है तो अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया। फिर अगर फिर भी इन 6 महीनों में नहीं हो पाया तो फिर एक बार 6 मंथ बढ़ा दिया। तो अब कितना हो गया, ये पहुंच गया 3 इयर्स में, और फिर भी नहीं हो पाया तो फिर अगली बार फिर 6 मंथ बढ़ा दिया, और फिर भी नहीं हो पाया तो फिर 6 मंथ बढ़ा दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे याद कर सकते कि पहले तो 2 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया, ठीक है, चलो पहले कितने का दिया गया कि 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर एक बार में 6 मंथ और एनहांस कर लिया कि 6 महीने में फिर बढ़ गया, फिर भी नहीं हो पाया फिर कारणों को लिखेंगे, फिर 6 मंथ बढ़ा लेंगे, फिर नहीं हो पाया तो फिर एक बार 6 मंथ बढ़ा लेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, और फिर नहीं हो पाया तो फाइनल एक बार और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 4 बार यहाँ मौका मिलेगा कि टाइम पीरियड में अगर सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पर कितना टाइम पीरियड दिया जाए। तो फिर 2 ईयर्स से मैक्सिमम हो जाएगा 4 इयर्स, मतलब 4 बार में इन दोनों को मिला के 1 साल हो गई और इन दोनों को मिला करके फिर 1 साल हो गई। तो 2 साल और टाइम पीरियड इस टाइप से ये बढ़ा सकते हैं। अब आप चाहो तो ये जो बैरक पर नीचे आप जगह देख रहे हैं, ये नीचे जो स्पेस खाली रहता है यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट में पेन से लिख सकते हैं, इनको शॉर्ट में इनको बना लीजिए सेक्शन आप 4 पढ़ रहे हैं और 4 का सब क्लोज 4 में जो टाइम पीरियड की बात की गई है उससे संबंधित ये है। हाँ, और इसमें एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 जो धारा 3(4) इसमें यह प्रतिस्थापित किया गया है, जो टाइम पीरियड के लिए बात की गई थी, और दिन प्रतिदिन के आधार पर करेंगे। ये जो मैटर है, ये जो संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे ऐड किया गया, इतना भी आपको ध्यान रखना, और ये टाइम पीरियड को आप यहाँ पर लिख सकते हो। शॉर्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि धारा 4(4) विचारण 2 वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए, ना होने की स्थिति में एक बार में 6 मंथ बढ़ाई जा सकती है, मैक्सिमम आप 4 बार बढ़ा सकते हैं, और अधिकतम 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसा आप ये एक लाइन में जहां पर भी आपको जगह दिखती है आप पेन से लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ नीचे लिख लीजिए, ये जगह पड़ी होती है, और या फिर आप चाहो तो यहाँ पर जो सेक्शन 4(4) स्टार्ट हुआ इसके बीच में यहाँ पर भी कहीं पर भी शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। तो जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये शॉर्ट नोट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं।
चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए, सॉरी इंग्लिश मीडियम के वो भी एक नजर डाल लीजिए। इतना क्लियर हुआ गाइस सभी को? जल्दी से बता दो भाई। यस सर, क्लियर है। ओके चलो, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा नजर डालिएगा। केस ट्रायबल बाय स्पेशल जज, सबसेक्शन फर्स्ट पर नजर डालते हैं। Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 or in any other law for the time being in force। तो देखिए कहा गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर में कोई भी प्रोविजंस होते हुए या किसी अदर लॉ में भी जो एट द टाइम एट द मोमेंट प्रेजेंट में इन फोर्स है, उसके अलावा भी यहाँ पर द ऑफेंसेस स्पेसिफाई इन सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ 3 शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज ओनली। तो किसके द्वारा ट्रायल किए जाएंगे? स्पेशल जज के द्वारा केवल। भले ही सीआरपीसी में कुछ भी प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर कोई केस रजिस्टर्ड किया जाता है या किसी तो फिर यहाँ पर जो ट्रायल की जाएगी वो की जाएगी स्पेशल जज के द्वारा। क्लियर है? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 4 सब क्लोज फर्स्ट 2 पर एक बार नजर डालिए। Every offense specified in subsection 3 shall be tried by the special judge for the area within which it was committed, or as the case may be, by the special judge appointed for the case, or where there are more special judges than one for such area, by such one of them as may be specified in this behalf of central government। देखिए पैसे तो पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए एक जज नियुक्त किया जाएगा, फिर भी अगर यहाँ पर कई जज नियुक्त किए गए हैं उस एरिया के लिए, सच वन ऑफ देम एज मे बी स्पेसिफाई, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर केस के लिए क्या करे? स्पेसिफाइड करे, तो वो जज यहाँ पर सुनवाई कर सकेंगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 पर। सबसेक्शन 3 पर एक बार नजर डालिए। यहां क्या कह रहे हैं? When trying any case, a special judge may also try any offense। जब वो कोई किसी की सुनवाई कर रहे हैं, कौन? स्पेशल जज, और उस समय क्या कर सकते हैं? may also try any offense other than an offense specified in section 3। जो सेक्शन 3 में स्पेसिफाई किएगा उनकी ट्रायल के ड्यूरेशन में अगर कोई अदर ऑफेंस के चार्ज भी उस व्यक्ति पर लगाए गए तो उनकी ट्रायल भी स्पेशल जज के द्वारा की जाएगी। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं जल्दी से बताओ? सेक्शन 4 सब क्लोज सेक्शन 4 3। क्लियर है इतना? देखो सेक्शन 4 सब क्लोज 3, ये कॉम्पिटिशन में ऐसे देखिए सेक्शन आपको याद करने होंगे इस टाइप से। फिर आगे जरा ध्यान दीजिए। with which the accused may under the Code of Criminal Procedure 1973 be changed at the same trial। तो क्या बोल रहे हैं? with which the accused may under the Code of Criminal Procedure 1973, भले वो 73 के अकॉर्डिंग किया उस पर चार्ज लगाया गया हो, वो भी कैसे कर सकते हैं? इसी सेम ट्रायल में स्पेशल जज ट्रायल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 4, ये 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा इसे इंक्लूड किया गया। यहाँ लिखा देखिए सबसेक्शन 4 बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018, और ये इनफोर्स हो गया था 26 जुलाई 2018 से। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए सब क्लोज जो 4 है इसमें किया गया। इसमें क्या किया गया देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, the trial of an offence shall be held as far as practicable on day to day। कैसे इसको एक्सरसाइज किया जाएगा इस केस को? ऑन डे टू डे। भले ही सीपीसी में कोई भी अदर प्रोविजंस हो, पर यहाँ पर डे टू डे के बेसिस पर इसे ट्रायल किया जाएगा। एंड endeavor shall be made to ensure that the said trial is concluded within a period of 2 years। कितने दिन में कंप्लीट की जाएगी? कंक्लूड की जाएगी 2 years में। फिर अगला जरा ध्यान दीजिए प्रोवाइडेड दैट में, प्रोवाइडेड दैट where the trial is not concluded within the said period, जहां पर
सेट पीरियड कौन सा था? 2 years। जहां पर 2 years में कंक्लूडेड नहीं हो पाए, द स्पेशल जज shall record the reason for not having done so। स्पेशल जज उसका कारण लिखे, किस कारण से यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर पर्याप्त कारण है तो फिर यहाँ पे क्या किया जा सकता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द said period may be extended by such further period for reason to be recorded in writing but not exceeding 6 months। एक बार में at a time, एक बार में कितना? 6 month से ज्यादा नहीं होगा। So however that the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily 4 years in aggregate। तो टोटल मिलाकर के एग्रीगेट 4 ईयर से अधिक नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इतना क्लियर हो गया। सेक्शन 5 पर एक नजर डालिए। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज। विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया। जो विशेष न्यायाधीश, उनके अधिकार और उनकी प्रक्रिया क्या होगी, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पर सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं और इसमें 1 से लेकर के 6 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग। विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया, सब क्लोज ऑफ फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और यहाँ कहा गया कि विशेष न्यायाधीश किन्हीं अपराधों का संज्ञान उसे विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना कर सकता है। जो विशेष न्यायाधीश है वो किन्हीं अपराधों का जो संज्ञान है उसे विचारण के लिए अभियुक्त की जो सुपुर्दगी है उसके बिना भी कर सकता है। और विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाएगा। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि जो विशेष न्यायाधीश किन्हीं अपराधों का संज्ञान उसे विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना भी कर सकता है। भले ही अभियुक्त को सुपुर्द ना किया गया हो फिर भी कर सकते हैं। और विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाएगा। तो कौन से? दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रोसेस दी गई है उस प्रोसेस को यहाँ पर अपनाएंगे। और कैसे? जैसे जो वारंट मामलों में अपनाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए जरा सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। चलिए पहले हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते जाते हैं फिर आगे कंटिन्यू करें। सेक्शन 5 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज, सब क्लोज फर्स्ट। A special judge may take cognizance of offences without the accused being committed to him for trial, and in trying the accused person shall follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure 1973 for the trial of warrant cases by magistrate। जो CRPC की जो प्रोसेस है वारंट केसेस में जो फॉलो की जाती है उसको वो फॉलो कर करके ट्रायल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालते हैं हम लोग। विशेष न्यायाधीश अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। विशेष न्यायाधीश अपराध के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता, दुष्प्रेरक के रूप में संबंध, प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में समस्त परिस्थितियों की जिनकी उसे जानकारी है पूर्ण और सत्यता प्रकट कर दे। अगर ऐसा पूर्ण और सत्यता प्रकट कर देता है कि इसके सभी फैक्ट वो बता देता है और सही सही बताता है तो इस कंडीशन में उसे मजिस्ट्रेट यहाँ पर क्षमादान भी दे सकता है। और तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 की उपधारा 1 से 5 तक के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि क्षमादान उस संहिता की धारा 307 के अधीन दिया गया है। तो CRPC की जो प्रोसेस है सेक्शन 307 के अकॉर्डिंग उसे क्षमादान दिया जा सकता है CRPC के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सब क्लोज 3 पर एक बार नजर डालिए।
उपधारा 1 की उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान जहां तक इस अधिनियम से असंगत ना हो विशेष न्यायाधीश की कार्रवाइयों पर लागू होंगे और इन प्रावधानों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जाएगा। जो विशेष न्यायाधीश का जो न्यायालय है वो कैसे समझा जाएगा? सत्र न्यायालय की तरह कार्य न्यायालय समझा जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर अगर जो कार्रवाइयों पर किसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जहां तक वो प्रावधान इस अधिनियम से असंगत ना हो, मतलब जो आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ रहे हैं इसको वो ओवरराइड ना करते हो, वो सभी रूल्स और सभी सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे जिसके दंड प्रक्रिया संहिता में। और जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा। तो जो विशेष न्यायाधीश के समक्ष जो अभियोजन को संचालित कर रहे हैं उन्हें क्या समझा जाएगा? लोक अभियोजक समझा जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझा जाएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम में वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन आप 5 पढ़ रहे हैं, सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। A special judge may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned, वो व्यक्ति चाहे वो डायरेक्ट उसके साथ जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन स्पेशल जज में with a view to obtaining the evidence of any person, किसी भी पर्सन से एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, और privy to an offense, tender pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relating to the offense. ऑफेंस से रिलेटेड जितनी भी उसे नॉलेज है, जो भी परिस्थितियां उसे ज्ञात हैं, उसके बारे में कैसे मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, अगर वो फुल और ट्रू डिस्क्लोजर करता है तो उसे क्या भी कर सकते हैं? टेंडर पार्डन, उसे माफ भी किया जा सकता है। और कौन कर सकता है यहाँ पर? स्पेशल जज। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया एंड टू एवरी अदर पर्सन कंसर्न वेदर एज अ प्रिंसिपल और अवेटर, भले ही वो प्रिंसिपल हो उसमें चाहे वो अवेटर हो, इन कमीशन देयर ऑफ एंड एनी पार्डन सो टेंडर्ड सेल, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर भले ही वो प्रिंसिपल रहा हो उस ऑफेंस को करने में, मेन व्यक्ति हो या कोई अवेटर भी हो उसके संबंध में, और फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 to 5 ऑफ द सेक्शन 308, ये सीआरपीसी का सेक्शन 308 के अकॉर्डिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 be deemed to have been tendered under section 307 of that code, सेक्शन 307 के अकॉर्डिंग उसे क्षमादान प्रदान कर सकता है। कौन कर सकता है? स्पेशल जज। चलिए जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 सब क्लोज 3 पर एक बार नजर डालिए। सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 shall so far as they are not inconsistent with the act apply to the proceeding before a special judge and for the purpose of said provisions the court of a special judge। जब कोर्ट यहाँ पर एज ए स्पेशल जज वर्कआउट कर रहा है तो वो कोर्ट कैसा माना जाएगा? shall be deemed to be a court of session, तो उसे कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा। दूसरा, and the person conducting a prosecution before a special judge, और जो व्यक्ति प्रोसिक्यूशन का वर्कआउट कर रहे हैं वहां स्पेशल जज के समक्ष shall be deemed to be a public prosecutor, और उन्हें क्या माना जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, save as provided in subsection 1 और subsection 2 the provisions of the code of criminal procedure 1973 shall so far as they are not inconsistent with the act, अगर इस एक्ट के अगेंस्ट में नहीं जाते तो वहां तक कहां तक अप्लाई होंगे? अप्लाई द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल जज, किसकी प्रोसीडिंग अप्लाई होगी? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सब क्लोज नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा जा रहा है, उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 326 और 475 के प्रावधान जहां तक संभव हो
विशेष न्यायाधीश के समक्ष की कार्रवाइयों पर लागू होंगे। देखिए क्या कहा गया, उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उपधारा 3 आपने जस्ट ऊपर पढ़ी हुई है, ये जो आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ, इस पर अगर सीआरपीसी के कोई भी प्रोविजंस नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो धारा 326 और 475 के जो प्रावधान है, जहां तक संभव हो विशेष न्यायाधीश के समक्ष की कार्रवाइयों पर लागू होंगे। कौन से? धारा 326 और 475। और इन प्रावधानों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जाएगा, और इन प्रयोजन के लिए जो न्यायाधीश है वो मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज नंबर 5 पर एक बार नजर डालिए। विशेष न्यायाधीश किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को उस अपराध के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है जिस अपराध के लिए वह व्यक्ति दोष सिद्ध हुआ है। तो विशेष न्यायाधीश किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को उस अपराध के लिए जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है, चाहे वो अलग से सुनवाई कर रहा हो या फिर जो सेक्शन 3 सब क्लोज फर्स्ट में डिफाइंड केसेस के साथ साथ अदर के भी सुनवाई अगर कर रहा है तो उसमें भी वो पनिशमेंट यहाँ पर पारित कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 का सब क्लोज 5। जरा ध्यान दीजिए 6 पर एक नजर डालिए। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा। तो देखिए यहाँ पर जो जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियां दी गई हैं और किसके द्वारा दी गई हैं, यहाँ पर देखिए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायाधीश किसको, जो दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के अनुसार जो जिला न्यायाधीश को पावर्स दी गई थी उनका प्रयोग भी स्पेशल मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो यहाँ पर बस इसको आप लाइन में रखिए कि स्पेशल मजिस्ट्रेट किन पावर्स को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर जो लिखा है दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के अकॉर्डिंग। चलिए जरा ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरली of the provisions contained in subsection 3. The provisions of section 326 and 475 of the Code of Criminal Procedure 1972 shall so far as may be applied to the proceeding before a special judge and for the purpose of the said provisions a special judge shall be deemed to be a magistrate. Section 326 और 474 की जो ट्रायल की ड्यूरेशन में यहाँ पर मजिस्ट्रेट को जो स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा उसको यहाँ पर क्या समझा जाएगा, शैल बी डीम्ड अ मजिस्ट्रेट। सब क्लोज 5 पर नजर डालिए। अ स्पेशल जज में पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय हिम एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच सच पर्सन इज कन्विक्टेड। देखिए स्पेशल जज, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया स्पेशल जज में पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय हिम एनी सेंटेंस ऑथोराइज। स्पेशल जज कोई भी पनिशमेंट यहाँ पास कर सकता है जो भी विधि द्वारा ऑथोराइज हो, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच सच पर्सन इज कन्विक्टेड। जिस व्यक्ति को कन्विक्टेड कर रहा है वो कोई भी पनिशमेंट यहाँ पर अवॉर्ड कर सकता है उसको। सबसेक्शन 6 पर एक बार नजर डालिए। A special judge while trying an offense punishable under this act shall exercise all the power, कौन सी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, and functions exercisable by a district judge, जो डिस्ट्रिक्ट जज के अनुसार है, और कौन सी, अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944। इसके अकॉर्डिंग जो पावर्स यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को दी गई वही पावर्स को स्पेशल जज भी यूज कर सकता है। सो गाइस ये सेक्शन 5 था, ये सभी को समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? सर इसमें ये फोर्थ पॉइंट जो है जी फोर्थ में 326 की बात कर रहा है, तो इसमें सर इसमें भी यही प्रोसीडिंग होगी कि मतलब एक न्यायाधीश ने या मजिस्ट्रेट ने उसमें अगर
पहले साक्ष्य ले ली है, तो जो मान लीजिए वो उसका ट्रांसफर हो गया, तो एट प्रेजेंट जो भी जज या मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, वो उस पे सुनवाई आगे कर सकता है, कार्रवाई करेगा। हाँ, इसकी उसके आगे बात की कार्रवाई। हाँ, वो तो विवेचित है कि जिसका भी अगर मान लीजिए ट्रांसफर हो गया है तो वो जज तो वैसे भी उसको वैसे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर वो जी। उसके उस मतलब में यहाँ जो स्पेशल जज है उसको वही पावर होगी जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को होती है। और 475 में सेना न्यायालय की बात की है, तो उसमें भी यही होगा शायद। अ, मतलब इसमें भी विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। हाँ, एक बात देख लीजिए, मैं सभी दोनों की चीजें आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। जी। सेक्शन 326 पर एक मिनट बस नजर डालिएगा। देखिए, ये सेक्शन मैंने 326 यहाँ पर लगा दिया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, भागता एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा भागता दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी। वही पार्शली आधा काम एक मजिस्ट्रेट ने कर दिया तो दूसरा काम अगर दूसरा मजिस्ट्रेट आया तो वो वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो वो उनको दोबारा से बुला भी सकता है और पुनः उनको समन करके वो भी कर सकता है। जैसे कि आपने यहाँ देखिए परंतु में लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा प्रतिपरीक्षा पुनः परीक्षा अगर उसे लगता है तो करेगा, और अगर उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो जो पहले वाले न्यायाधीश ने किया हुआ उसी के आगे उसे कंटिन्यू कर देंगे। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे चले हम लोग। यस सर। 475 पर भी एक बार नजर डालिए। ये रहा, देखिए यहाँ कह रहे हैं सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान ऑफिसर को सौंपा जाना। तो यहाँ पर जो सौंपे जाएंगे तो इससे संबंधित हो या उससे संबंधित हो, दोनों के संबंध में यहाँ मजिस्ट्रेट वाली पावर्स उनको ये यूज कर सकते हैं और इनको एज ए मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। एक्चुअली स्पेशल जज को जो बाउंडेशन की गई है सेक्शन 3(1) और जो का ए में जो डिफाइन किए गए उन ऑफेंस का ये ट्रायल कर सकते हैं। तो कहा गया कि अगर इनके अकॉर्डिंग भी है 475 या 326 के अकॉर्डिंग भी इनकी भी ट्रायल अगर वो कर सकते हैं, जैसे कि आपने सेक्शन 4 और 4(4) में आपने पढ़ा है, यहाँ पे 4(1) में भी आपने पढ़ा, तो जो सब सेक्शन 4 में जो आपने पढ़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी आपने यहाँ पे देखा कि ये दूसरे इसके साथ साथ अगर उस व्यक्ति पर दूसरे चार्ज भी लगाए गए हैं, किसके, जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट है उसके साथ साथ अगर यहाँ पर कोई अदर चार्जेस भी लगाए गए तो उनकी भी वो सुनवाई कर सकेंगे और उन्हें वही पावर होगी जैसे कि जो मजिस्ट्रेटों को होती है। क्लियर है इतना? यस सर, क्लियर हो गया। सेक्शन 6 पर एक बार नजर डालिए। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। देखिए यहाँ पर सब क्लोज फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए, जहां विशेष न्यायाधीश धारा 3(1) में विहित अपराध का विचारण किसी लोक सेवक जिसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12 का की उपधारा 1 में वर्णित विशेष आदेश अथवा उस धारा की उपधारा खंड 2 के काम के उल्लंघन का आरोप है, तो इस अधिनियम की धारा 5 अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायाधीश उस अपराध का संक्षिप्त विचारण करेगा और संहिता की धारा 262 से 265 दोनों को सम्मिलित करते हुए के प्रावधान जहां तक संभव हो वो लागू होंगे। तो देखिए सीआरपीसी का जो सेक्शन 262 से लेकर के 265 के प्रोविजंस को भी इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ पर सीआरपीसी में सेक्शन 260 में किसी बात के होते हुए भी कहा जा रहा है इसका ये संक्षिप्त विचारण करेगा। किस मैटर में संक्षिप्त विचारण करेंगे, एक बार इस पर फिर से नजर डाल लीजिए। देखिए क्या कौन कौन सा है। देखिए कहा गया कि धारा 3(1) के में विहित अपराध का जो विचारण है किसी लोक सेवक जिसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कोई लोक सेवक के विरुद्ध अगर लगाया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अकॉर्डिंग और धारा 12 का की उपधारा 1 में वर्णित ऑफेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आगे बात की गई है कि
धारा 2 के खंड का के उल्लंघन का कोई भी आरोप है अगर उस पर, तो इस अधिनियम की धारा 5 अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, तो जो करप्शन एक्ट है इसका सेक्शन 5 और सीआरपीसी के जो प्रोविजन है धारा 260 में होते हुए भी यहाँ पर वो संक्षिप्त विचारण करेंगे और धारा 262 से लेकर 265 तक के जितने भी प्रोविजंस हैं जहां तक संभव हो उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे और संक्षिप्त विचारण करते हुए मैटर को क्लोज कर सकते हैं। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परंतु यह कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण दोष सिद्धि होने पर विशेष न्यायाधीश के लिए यह विधि संगत होगा कि वह 1 वर्ष की अवधि तक का दंडादेश दे सकता है। कितने तक का? 1 वर्ष तक का। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि लोक सेवक के विरुद्ध अगर विशेष वस्तु अधिनियम के अकॉर्डिंग कोई केस रजिस्टर्ड किया गया तो 1 वर्ष तक के अवधि का दंडादेश पास कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, परंतु यह और भी कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण प्रारंभ होने के पूर्व, जो संक्षिप्त विचारण है उसके प्रारंभ होने के पूर्व या उसके दौरान विशेष न्यायाधीश को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण ऐसी प्रकृति का है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश आवश्यक होगा। अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि आप 1 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट इसमें मिलना चाहिए अथवा अन्य किसी कारण से उसका संक्षिप्त विचारण अपेक्षित नहीं है, तो विशेष न्यायाधीश पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात किसी साक्षी को जिसका कि परीक्षण किया जा चुका है पुनः बुला सकेगा और संहिता के प्रावधानों में विनिर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाएगा। अगर वहां उनको लग रहा है कि 1 वर्ष से अधिक होना चाहिए, वहां वारंट मामलों के विचारण की प्रोसेस को अपनाएंगे और यह मामले का विचारण जारी रखेगा। तो फिर वो भले ही संक्षिप्त ना करे, तो यहाँ पर ये वारंट मामलों में जो विचारण होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस अपना करके आगे कंटिन्यू करेंगे और 1 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट दे सकते हैं। और जहां संक्षिप्त विचारण में दोष सिद्धि होती है वहां कितना होगा ये देख लीजिए, जहां संक्षिप्त विचारण होता है वहां 1 वर्ष तक, और जहां मामला ये वारंट मैटर की तरह इनको विचारण होता है वहां 1 वर्ष से अधिक का भी पनिशमेंट दे सकते हैं। सर्कुलर 2 पर एक बार नजर डालिए। अधिनियम अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण इसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा 1 मास से अनधिक की अवधि के कारावास और 2000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडित किया गया है। कितने से जरा ध्यान दीजिएगा, संक्षिप्त विचारण में 1 मास से अनधिक मतलब 1 महीने तक का पनिशमेंट, उससे कम उसे कारावास दिया गया और 2000 रुपए तक का जुर्माना उससे कम, और उक्त संहिता की धारा 452 के अधीन इसके अतिरिक्त कोई आदेश दिया गया हो अथवा नहीं, ऐसे दंड के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, किंतु उपरोक्त वर्णित सीमा से अधिक दंडादेश पर अपील हो सकेगी। तो देखिए यहाँ पे जरा सेक्शन आप 6 पढ़ रहे हैं, सब क्लोज आप 2 पढ़ रहे हैं। यहाँ अपील वाला मैटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो ये क्वेश्चन आपके एडीपी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जहां पर पनिशमेंट की बात की गई 1 मास से अनधिक की अवधि के कारावास और 2000 रुपए से कम हो जुर्माना, और यहाँ पर क्या होगी, अपील नहीं होगी, और अगर इससे अधिक दिया गया तो अपील हो सकती है। क्लियर है? चलिए जरा ध्यान दीजिए, क्लास को हम यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको समझ नहीं आई हो वो मुझे बताइएगा, चाहते हो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे।